आज करूंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के वैक्सीनेशन के अमल से जुड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन की इफादियत से मुतालिक तो डॉक्टर साहब हमें बहुत बेहतर गाइड कर सकते हैं। 21 दिन के बाद जो है अब जिनकी दूसरी डोज की बारी आने वाली है तो क्या होगा? क्या उनको खुद कोडेड मैसेज आएगा या उनको दोबारा मैसेज करना पड़ेगा, या वो कोड नहीं आता, मैसेज भी नहीं आता, वो वैसे ही अपना आईडी कार्ड लेकर चले जाएं, उनका इंदराज हुआ होगा नेशनल डेटा सेंटर में कहीं और उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी? ये क्या होगा तरीकेकार दूसरी डोजेज का? जी बहुत शुक्रिया मारिया साहब। इस टाइम जो है जितने भी लोग ऑलरेडी एक दफा वैक्सीनेट हो चुके हैं, ये अपना आईडी कार्ड नंबर दोबारा 111166 पे भेज दें या 1166 भी उनको मैसेज भेज सकता है। बेहतर ये है कि अपना नंबर भेज दें, और अगर 21 दिन पूरे हो गए हैं तो उनको अगर कोड नहीं आता या कोई तरह की चीज होती है तो हमारे जितने भी सेंटर्स के ऊपर लोग हैं, लोग बैठे हैं या 1166 के ऊपर वो कॉल करें और अपना कोड भी ले सकते हैं। और अगर 65 साल से ज्यादा है तो वो, अगर चूंकि 65 साल से पहले वॉक इन नहीं था, अगर 65 साल से ज्यादा है, अगर कोड नहीं भी आया हो तो वो वॉक इन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोड किसी और शहर का आया हो या जो किसी और शहर में उनका शनाख्ती कार्ड का इंदराज हो, वो पाकिस्तान में किसी भी सेंटर में जा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, दूसरी डोजेज के लिए? बिल्कुल। अगर एक दफा कहीं पे भी वैक्सीनेट हो चुके हो और अगर वो ट्रेवल कर चुके तो अपना कोड भी चेंज करा सकते, जो सेंटर है वो चेंज करा सकते हैं। और जो 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 भी सेंटर कराना चाहते हैं उनको अपना 1166 के ऊपर मैसेज करें और अपना कोड चेंज कराने के बाद, एरिया सिटी या सेंटर चेंज कराने के बाद उनको दोबारा से मैसेज आएगा और फिर वो जो करीबी सेंटर है वहां पे जाके अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और ये बड़ा सिंपल अमल है। हमें बहुत सारे इस तरह के क्वेरीज रिसीव होती रही हैं, जो कि हमारे जो 1166 के लोग हैं या फिर हमारे सेंटर्स के ऊपर जितने लोग बैठे हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है। और अगर किसी को इसमें भी दुश्वारी होती है तो करीबी सेंटर में जाए, वहां पर हमारी टीमें मौजूद हैं, उनको मदद करेंगे इसके ऊपर। क्योंकि इसके ऊपर बड़ा मिक्स्ड सा रिस्पांस है। जैसे मुझे अपने केस में मैसेज करके कोड मंगवाना पड़ा, किसी को मैं जानती हूँ कि उन्हें खुद ही मैसेज आ गया। कुछ लोग जो है उन्होंने मैसेज नहीं आया, कोड नहीं आया, फिर भी वो चले गए तो वैक्सीनेशन हो गई। सो इसमें मेरा ख्याल है थोड़ी सी ये जो सिस्टमैटिक ग्लिच है इसको देखने की जरूरत है। इसके अलावा ये बता दीजिएगा प्रायोरिटी क्या है, कि क्या ये तो नहीं होगा कि जिसको पहले एक डोजेज लग चुकी है वो किसी सेंटर जाए और वहां पता चले कि इस वक्त वैक्सीन नहीं है? क्या हम ये मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं कि जो नई डोजेजेस लगाई जा रही हैं तो जो पुराने हैं उनका एटलीस्ट कोर्स मुकम्मल हो जाएगा 2 डोजेज का? देखिए हमारे पास, चूंकि हम पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे कैंपेन भी कर रहे थे, तो हमारे पास डोजेज अच्छी खासी मौजूद है। और जो जो हमें डोज की जरूरत पड़ती है तो हमें जो बैक एंड से जो हमारे स्टॉक्स है वहां से हमें वैक्सीन की जो सप्लाईज हमारे पास इंश्योर होती है। और जितने भी लोग जो सेंटर्स हैं वहां पर हम मिनिमम स्टॉक लेवल्स रखते हैं, ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा बंदा जो वॉक इन करे या फिर स्केड्यूल से ज्यादा लोग आ जाए या 65 साल से ज्यादा लोग वॉक इन कर जाए, तो उसमें हम लोग 500 से लेकर 1000 तक वैक्सीन तक का स्टॉक अवेलेबल रखते हैं, ताकि किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपके लिए तो बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के, खासतौर पे टेक्निकल सवाल बहुत हैं। सर पहला सवाल तो ये कह रहे हैं कि 21 दिन के बाद क्या 21वें दिन ही वैक्सीन लगाना जरूरी है? 20वें दिन लग सकती है, 22वें दिन लग सकती है, 25वें दिन लग सकती है? ये विंडो क्या है दूसरी जो वैक्सीन लगानी है उसकी? देखें, ये तो वैक्सीन पे डिपेंड करता है। जिस वैक्सीन की आप बात करें हैं साइनोफार्म की, ये तकरीबन 21 दिन प्लस माइनस 5 डेज, कोई इशू नहीं है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर उसके बाद भी ये लेट हो जाए तो कोई ऐसा हर्ज नहीं होता, क्योंकि बेसिकली इसने इम्यूनिटी को आपकी बूस्ट करना होता है। वो थोड़ी लेट बूस्ट होएगी, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आपको एहतियात बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अभी प्रोटेक्टेड नहीं हैं जस्ट आफ्टर 1 डोज, आपकी प्रोटेक्शन लेवल बहुत कम है। तो आप अगर 21 दिन पे लगाएंगे तो देन उतनी जल्दी अमल में आएगा। लेकिन 21 दिन पे लगवाने के बाद भी ये मतलब नहीं है कि आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ उस लेवल पे चली गई हैं। 21 दिन लगाने के बाद आपको 21 दिन ही और इंतज़ार करना पड़ेगा बिफोर आपकी एक रिस्पेक्टेबल एंटीबॉडीज़ बने। तो इसलिए ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन पे डिपेंड करेगा। कल से कैंसाइनो वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो जिस पे हमने ट्रायल किया था 18,000 लोगों में, वो सिंगल डोज है, इसलिए उसका तो कोई ये वाला मसला ही नहीं है कि रिपीट डोज वाला। और वो उसकी भी आफ्टर 4 वीक्स आपकी एंटीबॉडीज इस लेवल पे जाती हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, के आप कह सकते हैं कि आप रिलेटिवली प्रोटेक्टेड हैं
अगर आप ये समझते हैं कि वैक्सीन लगाने से आप 100% प्रोटेक्ट हो जाएंगे, तो अभी दुनिया में कोई भी वैक्सीन ऐसी इजाद नहीं हुई जो आपको 100% गारंटी करे। ये लोगों को इस वायरस बताना को बहुत रोकने। जरूरी है। अच्छा, ये भी सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, कौन सी लगवाएं वैक्सीन? कैंसाइनो लगवाएं, ये स्पुतनिक लगवाएं, या कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। देखें, मारिया, समझने की चीज़ है कि वैक्सीन तो 113 अवेलेबल हैं दुनिया में, और ये मुख्तलिफ किस्म की हैं। कुछ सिंगल डोज हैं, कुछ 2 डोज हैं। अब जिसका हम इस वक्त ट्रायल कर रहे हैं वो 3 डोज है, जिसका ZF2001 कहते हैं हम उसको। तीसरा ट्रायल हम कर रहे हैं। अच्छी चीज़ तो ये होगी वो वैक्सीन लगवाई जाए जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों में टेस्ट एंड ट्राइड है। और जैसे मैंने कहा, कैंसाइनो का रिजल्ट हम दे चुके हैं 18,000 वॉलंटियर्स का, और रिजल्ट उसका ये है कि उसने 100% लोगों को प्रोटेक्ट किया सीरियस बीमारी से, यानी कि आपको आईसीयू में नहीं जाना पड़ा, या खुदा न खास्ता आपकी डेथ नहीं हुई, या आपको ऑक्सीजनेशन की नहीं ज़रूरत पड़ी। बाकी उसने प्रोटेक्ट किया 75%, 77% लोगों को जिनको ये लगी है फ्रॉम डिजीज ऑल टुगेदर। तो ये तो बहुत खुशाइन चीज़ है। इसी तरह देखें, मैं यही इसका सिंपल जवाब दूंगा कि आपको जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, ये सारी तकरीबन 65% से लेके 90% तक इफेक्टिविटी है इनकी। कोई भी लगवा लें, और एक वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं कि आप दूसरी नहीं लगा सकते। अभी हम एक और ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं जहां हम 2 डिफरेंट वैक्सीन इकट्ठी लगाएंगे। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैंने पूछना है बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल भी बहुत पूछा गया है कि क्या 2 मुख्तलिफ वैक्सीन लग सकती है, पहली डोजेज किसी और की, दूसरी डोजेज किसी और की, वो कोई कॉकटेल ऑफ वैक्सीन टाइप। काफी सवाल पूछा है, ये हो सकता है या फ्यूचर में होगा? देखें, हमारी जो परसेप्शन है अभी, ऑब्वियसली वी विल बी प्रूविंग इट, वो यही है कि 2 डिफरेंट, देखें, एक तो सिंगल डोज एक जो वैक्सीन है वो अगर लग जाए, और एक 2 डोज या 3 डोज वैक्सीन लग जाए। जो 3 डोज वैक्सीन जिसका अभी हम ट्रायल कर रहे हैं, इस वक्त एक्टिव एनरोलमेंट कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, जिसका मैं रीजन पूरे एरिया का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, और हमारे नीचे 19 सेंटर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में। इसमें देखें, ये अब लेटेस्ट वैक्सीन है जो सेल बेस्ड वैक्सीन है। इसमें कोई हमने किसी किस्म की वायरस नहीं इस्तेमाल की, या उसका वायरस का पोर्शन नहीं यूज किया। सब यूनिट वैक्सीन नहीं है, एटेन्यूएटेड वायरस नहीं है, ये एक सेल लेके हैमस्टर का उस पे ये डेवलप की गई है। तो इसलिए इसमें कोई खतरा नहीं है, और इसीलिए इसकी 3 डोजेस हैं। और ये यहाँ पे क्लेम ये है हमारा कि इसकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, 3 डोजेस की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा आपको इंशाल्लाह मिलेगी। और ये जो जितनी म्यूटेशन, जितनी वेरिएशंस हुई हैं, इनमें होपफुली ये सबको कवर करेगी, इंक्लूडिंग B117, क्योंकि अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुई है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जैसे टाइम होगा, जी जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वो सोफिस्टिकेशन आती रहेगी ना मजीद, उसमें टेक्नोलॉजी में भी और ये मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में भी। डॉक्टर ज़ईन, आपकी तरफ बढ़ूंगी। ये एक सवाल और भी आया है कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है, या ठीक है वो लो प्रायोरिटी है, वो फिर जब मिले आराम से लगवा ले, कोई इतनी हाई प्रायोरिटी की बात नहीं। दूसरा ये कि कोविड में अगर अगर लगानी है तो कितने अरसे बाद? फॉर एग्जांपल किसी को अगर जनवरी में हुआ है, मैं जानती हूँ ऐसे एक शख्स को, उसको जनवरी में हुआ है, अब अप्रैल शुरू हो रहा है, तो क्या वो लगवाएगा भाई वैक्सीन अगर मौका मिले तो? जी, इस तरह की क्वेरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये एक बहुत रेलेवेंट सवाल भी है। अगर किसी को एक दफ़ा कोविड हो तो जनरली जो डॉक्टर्स ने या फिर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि कुछ अर्सा ठहरने के बाद, 2 से 3 हफ्ते ठहरने के बाद ज़रूर वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि इसकी वजह से जो है जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उसको सप्लीमेंट करेगा, उसको मदद करेगा कि उसके जो बूस्टर हम कहते हैं उस तरह से। तो वैक्सीन लगवाने के लिए एक दफ़ा इन्फेक्ट होने के बाद कोई ख़ास टाइम नहीं है, माँ सिवाय उस दौरान कि जब आप एक्टिव इन्फेक्शन के अंदर हो, तो उस दौरान में जो है हमें एहतियात करना पड़ता है। लेकिन रिकवर होने के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या फिर ये हर साल लगवानी पड़ेगी वैक्सीन, जैसे फ्लू शॉट्स लगते हैं, या एक दफा जिसने वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर लिया है वो अब रिलेटिवली सेफ है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? मेरे ख्याल में इसका जवाब जो है प्रोफेसर साहब इसके ऊपर सही कर सकेंगे, क्योंकि इसके ऊपर दो राय है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके। ठीक है जी, डॉक्टर साहब क्या करेंगे? हर साल लगाएंगे फिर हम फ्लू शॉट्स की तरह से? मौसम आएगा तो फिर मारिया, एक तो मैं आपको ये पहला
जो आपका सवाल था डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसमें मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि जैसे आपको कोरोना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आप रिकवर कर गए, तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ बनी वो बनी ज़रूर, लेकिन वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ नहीं होती। लेकिन वो वायरस के अगेंस्ट बनती हैं, और जो वैक्सीन्स बनाती है ये वायरस के अगेंस्ट नहीं बनाती। तमाम वैक्सीन ये सारी स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट बनाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एस, जो इसके ऊपर वायरस के ऊपर स्टड्स लगे हुए हैं, जो इसके ऊपर कांटे हैं, सिर्फ उनको डैमेज करते हैं हम वैक्सीन के जरिए, हम वायरस को नहीं टच करते। इसलिए मोस्ट लाइकली कि अगर वायरस थोड़ी बहुत म्यूटेट भी कर गई, थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशंस भी आ गई, तो होपफुली इसकी अटैचमेंट उन्हीं स्पाइक्स के जरिए रहनी है आपके लंग्स में। ठीक है, यानी आसान जुबान में कि आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ, फिर भी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ओरिजिनल एंटीबॉडीज जो है इस बीमारी से नहीं लड़ेंगी, ये जो वैक्सीन वाली होंगी ये एग्रेसिवली लड़ेंगी। यही मेरी आसान जुबान में अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी हाँ, यही बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है कि कब तक, देखें ये कहना कबल वक्त है। मेरा अपना ख्याल है एज ए साइंटिस्ट कि ये ऐसे ही रहेगी कम से कम 4 से 5 साल, जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करते। हर्ड इम्यूनिटी पूरी दुनिया में क्रिएट करेंगे तो होगी, एक मुल्क में क्रिएट करने से, जैसे यूके ने ऑलमोस्ट रीच कर गया, क्योंकि वो 58% पॉपुलेशन को कर लिया, तो उनकी ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक कम हो गई, 50% कम हो गई। तो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होती है किसी भी मुल्क में जब 75% आप आबादी को वैक्सीनेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हमारा सैंपल साइज टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी एक्सपेक्टेड इज 11 करोड़ 11.5 करोड़। हाँ। तो उसके बाद आप इसको सोच सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन मैं समझता हूँ 3-4 साल आपको ये रिपीटेडली लगवानी पड़ेंगी डोजेज, मे बी आफ्टर एवरी 6 मंथ्स और मे बी आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, आफ्टर 1 ईयर। डॉक्टर साहब ये तो बड़ा महंगा सौदा है, क्योंकि मुल्क में वैक्सीन है नहीं उतनी जितनी की इसकी खपत है। सरकार लगा रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हवाले से जो आ रही है वो भी उतनी डिमांड जितनी है उतनी वैक्सीन आ नहीं रही। दूसरा भी असद उमर साहब हमारे प्रोग्राम में थे और वो कह के गए कि सूबे क्यों नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं अपनी वैक्सीन, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी तो वफाक नहीं अदा कर सकता। तो ये वैसे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप हेल्थ ऑफ अफेयर्स के सूबे अपनी अपनी वैक्सीन क्यों नहीं मंगवा रहे हैं? देखें, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी है वो ये है कि लैब स्केल पे तो हमें इशू ही कोई नहीं है। हम तो पता नहीं क्या कुछ बना बैठे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। इसको अप स्केल मैंने तो नहीं करना, ये तो कमर्शियल डिसीजन होगा, ना गवर्नमेंट ने करना है। हमें बायोटेक्नोलॉजी प्लांट की तरफ खुद जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस हुई कंपनी की जिसकी वैक्सीन का इस वक्त हम ट्रायल कर रहे हैं, जिसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूं, मेरी उनसे 12 बात हुई और वो आने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पे प्लांट लोकल प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। और ये बहुत खुशाइन चीज़ है जो आपके प्रोग्राम के जरिए मैं कह रहा हूँ। और मैंने इनकी मीटिंग्स भी कराई हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के एहलकारों से, और होपफुली इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल बी स्टार्टिंग एटलीस्ट ए प्रोडक्शन हेयर, जो कि जिससे देखें हमें खुद कफील होना पड़ेगा, सिर्फ इस वैक्सीन में नहीं तमाम वैक्सीन में। और जब हम ये कर लेंगे तो प्राइस भी डाउन होगी, और ओवर द टाइम वैसे भी प्राइस इसकी डाउन होगी। और सूबों को डेफिनेटली, क्योंकि हेल्थ डिवॉल्व हो गई हुई है 18th अमेंडमेंट के तहत, तो सूबों की प्राइमरीली तो सूबों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रोक्योर करें और इसके लिए बजट रखें। देखिए, अगर ये नहीं करेंगे तो हुकूमतों का काम क्या है? फ्यूचर में अगर किसी कहीं भी 10 लाख बंदे ने मरना है तो वो बॉम्ब से नहीं अब मरेगा, न्यूक्लियर आर्सेनल से नहीं मरेगा, वो माइक्रोब से मरेगा, बैक्टीरिया या वायरसेस से मरेगा। तो हमें इस वबा ने हमें बता दिया है कि इन्वेस्ट करना है। इस वबा ने हमें बता दिया है कि फ्यूचर में क्या होगा। क्विकली 30 सेकंड्स मेरे पास। डॉक्टर ज़हीम, इस वक्त आपके जो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसमें किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के लोगों को वैक्सीन लग सकती है? एज ग्रुप जरा बता दीजिए। इसमें दो है, एक 60 प्लस है और 65 प्लस। ठीक है। 60 प्लस लोगों के लिए हो ये रहा है कि जो स्केड्यूल्ड होते हैं, और बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहीं पे आती है कि उनको ये कहा जाता है कि आपका वैक्सीनेशन सेंटर फला है और आप इस कोड के जरिए अपना सेंटर चेंज करा सकते हैं। ये डेट नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर एक क्लियर डेट देते हैं कि जिसके अंदर लिखते हैं कि इस डेट के ऊपर आप इस कोड के साथ जगह अपनी वैक्सीन लगवा लें। ऑलराइट। हमें जो 65 प्लस है वो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके, बल्कि कल से मैं प्रोग्राम के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा 65 प्लस किसी भी जगह पे किसी भी सेंटर पे जाके अपनी वैक्सीनेशन बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीम, हमें बता रहे थे 61 से ऊपर तो अफराद कहीं भी जा सकते हैं पाकिस्तान में और वहाँ पे वैक्सीन लगवा